लेसन है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं इसको। बैठिए, जल्दी बैठिए, कॉपी किताब रेडी कर लीजिए। आगे के बाद ये सब रेडी करते हैं, पहले से रेडी नहीं करना चाहिए। आने के बाद पहले गपशप होगा, उसके बाद में टाइम बचेगा, कुछ काम का काम होगा। चलिए, विद्युत धारा, इसका तो उपयोग बहुत सारा है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। आज लगभग सभी काम हम लोग विद्युत धारा से करते हैं। घर पे अगर देखा जाए तो इस विद्युत धारा का उपयोग बल्ब को जलाने में, फ्रिज चलाने में, हीटर चलाने में और भी कई सारे टीवी, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभी देखिए, अभी हम लोग क्लासरूम में है, बिजली नहीं रहेगा तो अंधेरा हो जाएगा, है ना जी। वीडियो शूट हो रहा है, नहीं हो पाएगा। ऐसे करके कई प्रकार का काम, ऑलमोस्ट जितना भी काम है लोग देखा जाए तो बिजली का उसमें बहुत ज्यादा महत्व रखता है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो भी बिजली से ही चलता है, बिना बिजली का संभव नहीं है दुनिया चलना। फिर आज कुछ दिन पहले बिजली की क्राइसिस हो गई थी, उसका रीजन था कोयले के क्राइसिस होना, नहीं तो कोयला उत्पादन जो था वो रुक गया था। रियलिटी कुछ और था, कोयले के पीछे छिपी हुई रात कुछ और थी। बिजली बहुत ही कम आ रहा था, आ भी रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, बिजली रह नहीं रही थी टाइम। उससे लोगों को उतना ही समय के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हुआ। तो जरा सोचिए, अगर बिजली लंबे समय के लिए ना रहे तो सोचिए, अगर बिजली को हमारे दैनिक जीवन से हटा दिया जाए तो हमारी जिंदगी जो है बहुत पीछे चली जाएगी ना। बिजली के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो रही बात अब बिजली की, तो बिजली तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रखता ही है ना जी। साथ साथ में हम इसके साथ साथ दुनिया को क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई तक ले जाने में मदद भी हमको मिलता है ना जी। अब देखिए, बात यह है कि बिजली मीन्स होता क्या है, बिजली का अर्थ क्या होता है। मतलब विद्युत धारा, हम लोग विद्युत धारा को प्राय बिजली भी कहा करते हैं। तो विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। हम लोग ये ना कहते हैं तारों से आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा मीन्स क्या होता है, किसी परिपथ से तारों के प्रवाह। ये ना समझते हैं जी, अगर तारों से होकर के अगर धारा नहीं बहेगा, धारा बहने का मतलब क्या होता है, आवेश का बहना। धारा को ही कोई लोग उसको क्या करते हैं, आवेश का नाम दे दिया करते हैं। मतलब क्या दे सकते हैं, तो कोई ये नहीं है। तो विद्युत धारा का अर्थ ही होता है किसी न किसी चालक तार से आवेशों का प्रवाह, ठीक ना। अच्छा, अब बात यह है कि जिन तारों से या जिन पदार्थों से होकर के बिजली का प्रवाह होता है, तो कहने का अर्थ यह है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ है दुनिया में, उसमें 3 तरह के कण पाए जाते हैं। इसको मौलिक कण भी कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन होता है मौलिक कण, कौन कौन है बाबू, आप तो जानते हैं ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 जो है ये मौलिक कण है। मौलिक कण इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये तीनों कण जो है छोटे छोटे कण होते हैं, ऑलमोस्ट सब पदार्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मौलिक कण कहा गया है। आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा ना, तो उसमें मौलिक अधिकार एक आएगा, ठीक ना। मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक ना। मौलिक अधिकार में क्या क्या मिलता है, जैसे कि पढ़ने का, नहीं, शिक्षा प्राप्ति, यह हमारा मौलिक अधिकार है। रोड पे चलना, यह मौलिक अधिकार है। किसी मंदिर मस्जिद में हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं, मौलिक अधिकार है, ठीक ना। यह अधिकार हमको स्वतः मिली हुई है ना जी। किसी भी अस्पताल में हम अपना इलाज करा सकते हैं या किसी का करा सकते हैं, मौलिक अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। अगर वो रोक रहा है तो समझिए कि आपके मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, वो शोषण कर रहा है, मतलब नियम का खंड कर देगा। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं कि वो अधिकार जो हमें स्वतः प्राप्त हुई है।
हम किसी भी फ्लाइट में हम यात्रा कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स उसमें भी है, इसमें लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, यानी कि मौलिक कण। उसे मिलेगा मौलिक अधिकार, इसे मिलेगा मौलिक कण, ठीक है। तो इन तीनों को मौलिक कण इसलिए कहा गया है कि इवन जितने भी वस्तुएं हैं, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी पदार्थ के कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, ये चलता है, घूमता रहता है, ठीक है। वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एनर्जी सेल भी कहते हैं, ठीक है। इस वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, एनर्जी सेल भी कहते हैं, कुछ लोग ऑर्बिट्स कहते हैं, इसका अलग अलग नाम है, सेल चीज है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो ये नाभिक में होता है, क्योंकि हर एक पदार्थ का कोई ना कोई नाभिक जरूर होता है, और उसी नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऐसे संकेत के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई लिखा करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन लिखा करते हैं, ठीक ना, संकेत के लिए, ठीक ना। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो किसी भी पदार्थ के नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षा होती है उसी में वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक ना। अच्छा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये उस पदार्थ के नाभिक में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी बात आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ये आवेशहीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन होता है, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ठीक ना। आवेश दो ही तरह के होते हैं, ठीक ना। कौन कौन आवेश कौन कितने तरह के होते हैं, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, ठीक ना। ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन, एक को कहते हैं धन आवेश, को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक को कहते हैं निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश कहते हैं। दो ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस चिन्ह से सूचित करते हैं, निगेटिव चार्ज को माइनस चिन्ह से सूचित करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, किसी भी पदार्थ में जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी पाया जाता है, ठीक ना। अगर पदार्थ आवेश युक्त नहीं है, मतलब पदार्थ अगर उदासीन है, अभी आपको पता चलेगा, आगे हम चल रहे हैं। अगर पदार्थ पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, मतलब उदासीन पदार्थ है, तो उस पदार्थ में धन आवेश का मान और ऋण आवेश का मान आपस में समान होता है। धन आवेश और ऋण आवेश का मान समान होने के कारण ही पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, विद्युत तो उदासीन होता है। और अगर पदार्थ पर कोई चार्ज आ जाता है, मतलब कोई चार्ज आ जाता है या चार्ज हो गया है, तो समझ लीजिएगा उसमें धनावेश और ऋणावेश का मान आपस में समान नहीं होता है, कम बेस हो जाता है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम। कांच, जिसको ग्लास कहते हैं, कांच की छड़, ठीक है। आप कांच की छड़ को, ठीक है, कांच की छड़ को आप लोग किससे रगड़ना है, रेशम की कपड़ा या रेशम से रगड़ लीजिए। किससे रगड़ लीजिएगा, रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लोथ आता है, सिल्क का बना हुआ कपड़ा भी आता है, उससे रगड़ लीजिएगा, या फिर रेशम से रगड़िएगा। जब रगड़िएगा ना तो जानते हैं क्या होगा, देखिए कांच की छड़ में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, बात सही है, क्योंकि यही पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों तरह के पदार्थ। रेशम भी एक तरह का पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस पर भी कोई आवेश नहीं है और इस पर भी कोई आवेश, बिल्कुल उदासीन है। उदासीन क्यों होता है कोई पदार्थ, जब उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों, ये भी आपको उदासीन है और ये भी उदासीन है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, मतलब आवेशों की मान जो है बराबर है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश का मान बराबर है, तो उदासीन है। अब क्या कीजिए, दोनों को रगड़िए। कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से क्या करना है, रगड़ना है। जब रगड़िएगा तो होता क्या है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, माने कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पर चला जाता है। जब रगड़िएगा तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या हो जाएगा, वो रेशम में चला जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इलेक्ट्रॉन निकल के कैसे जाएगा, ये जा कैसे सकता है, तो ये तो बात आप जानते हैं ना कि घर्षण करने से
घर्षण कराने से कभी भी उसका उस पदार्थ का कुछ ना कुछ क्षय होता है। अगर आप एक ईंट को लेकर के किसी सतह, एक ईंट को दूसरे ईंट से रगड़िए, देखिए तो उसमें से घिस कर निकलेगा नहीं निकलेगा, रगड़ होने से निकलेगा तो उसमें ज्यादा निकलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि दिखाई देता है कि निकल रहा है, घिस घिस के निकल रहा है, टूट के निकल रहा है। लेकिन इसमें तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर रगड़ करिएगा, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ करिएगा तो जरूर ही कुछ ना कुछ उसमें से कण निकलेगा जरूर, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत ही छोटा होता है ना, जिसे अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं जी। तो जब आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़िएगा तो जरूर से उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कण मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये बताइए बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन ही रहता है। अब नाभिक से थोड़ी घिसिएगा तो निकल जाएगा कोई चीज। जनरली क्या होगा कि जब कांच की छड़ को रगड़िएगा तो बाहरी सतह पर क्या पाए जाएंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब घर्षण कराइएगा रेशम के कपड़े से तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 4 5 जितना निकल जाए, डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 लाख करोड़ निकलेगा, जरूरी नहीं है। जितना भी निकलेगा लेकिन पक्का निकलेगा जी, ठीक ना। अब इसमें से कण निकलकर कहां चला गया है, रेशम पे चला गया है। और आप जानते हैं कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो इससे त्याग हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, ये त्याग कर रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश चढ़ेगा, धन आवेश चढ़ेगा। मतलब कांच को जब आप रेशम से रगड़िएगा तो कांच क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और रेशम क्या हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए रगड़ करने से पहले ये दोनों ही आवेशहीन था, किसी प्रकार का आवेश नहीं न था जी। लेकिन रगड़ करा देने के बाद क्या हो गया, इस पर आवेश आ गया, कांच की छड़ पर धन आवेश आ गया। क्यों, क्योंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। किसको दे दिया, रेशम को दे दिया। रेशम के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए ये रेशम क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया और कांच धन आवेशित हो गया। क्लियर। इसी तरह से एक एबोनाइट की छड़ भी आती है। एबोनाइट की छड़ को यदि आप क्या करिएगा, एबोनाइट लिख देते हैं यहाँ पे, एबोनाइट। आप ऊन से रगड़िएगा, ऊन समझ रहे हैं ना, जैसे स्वेटर वगैरह बुनाई होती है। अभी ठंडा का दिन आ गया है, अक्सर जिनके पास स्वेटर नहीं होगा तो आजकल तो बुनाई का काम बहुत कम हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि इससे मेहनत ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाता है, मेहनत भी ज्यादा लग जाता है, ठीक ना। एक स्वेटर को बनाने में कई कई दिन लग जाते हैं और उससे कम मेहनत में कम खर्च में जो है मार्केट में अवेलेबल है स्वेटर, और उससे सुंदर दिखता है, पता कि नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, आज के टाइम में बुनाई करने से बेटर लोग सोचते हैं क्या, मार्केट से खरीद ले, चाहे जैकेट हो, चाहे स्वेटर हो, या जो कुछ भी। अधिकतर देखिएगा आज के लोग जो है ना, सिलाया हुआ कपड़ा भी कम यूज कर रहा है, क्योंकि उसमें जानते हैं बहुत परेशानी होता है। एक तो आप पहले दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, थान का पीस का कटवा कर लाते हैं, फिर आप दर्जी को देते हैं, उसको देने के बाद 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन, हो सकता है 1 महीना के बाद ही वो सिल के दे, फिर उसका अलग पैसा। तो मतलब अगर एक कपड़ा को सिलवाना यदि हो तो आपको यदि एक खर्च यदि आप इंक्लूड करिएगा तो उतना पैसा में जो है ना, खूब बढ़िया, उससे कम दाम में कुछ पैसा बच ही जाएगा, खूब बढ़िया ड्रेस आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा जी। तो लोग आजकल क्या है, रेडीमेड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जब चाहो तब जाओ खरीदो, लाओ पहन लो जी, उसमें वेट नहीं करना है, जाओ अपने साइज का खरीदो और पहन लो, ठीक ना। उसी ऊन की बात हो रही है जिससे स्वेटर बुनी जाती है, ठीक ना। आजकल पहले वाला स्वेटर यही ऊन है, ठीक ना, यही ऊन है। तो एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़िएगा, देखिए रगड़ करने से पहले एबोनाइट पर भी कोई आवेश नहीं रहता है और उन पर भी कोई आवेश नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही रगड़ करता है, जैसे ये एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं, देखिए क्या होता है, अब ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर चला जाता है। एबोनाइट से निकलकर ऊन पर नहीं जाता, बल्कि ऊन से निकलकर एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो बताइए त्याग किसने किया, ऊन ने किया, तो धन आवेश किस पर होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस में आया, एबोनाइट की छड़ पर आया, तो ऋण आवेशित कौन हुआ, एबोनाइट की छड़। देखिए ना, तो यानी कि हमारे प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पहले आवेशित नहीं होता, यानी कि अनावेशित होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस पर आवेश आ जाता है। तो आवेश आने का कारण यहाँ पे एक समझे क्या, घर्षण करने से, ठीक है। तो केवल घर्षण करने से ही आवेश नहीं आता है ना जी, और भी तरीका है जिससे आवेश चला आता है, ठीक है। अभी आप देखिए स्वेटर पहने रहेंगे, चाहे कोई कपड़ा पहने रहेंगे, और गर्मी से मतलब धूप से आइएगा ना, कपड़ा उतारिएगा, क्या करता है, कपड़ा आपके रूम से इनकी बाल से चिपकने लग खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके बाल और कपड़े के बीच जो है ना, एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, यानी कि ऊर्जा कह सकते हैं कि उसके बीच क्या लगता है, एक तरह का स्थिर वैद्युत यानी कि स्थिर ऊर्जा इसको कहते हैं, ठीक ना। वही ऊर्जा जो है ना उसमें उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो बाल जो है, रोम जिसको कहते हैं, ठीक ना, ये रोम जो है उस कपड़े के साथ चिपकने का काम करता है। क्योंकि घर्षण हुआ है, और घर्षण होने का शरीर नहीं, बाल से, ये बाल है समझिए कि रेशम की तरह है, ऊन की तरह है, ठीक ना। ये रगड़ किया किससे, उस कॉटन कपड़ा से रगड़ किया है, तो क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया ना। अभी जो है सटा रहे, देखिए तो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बीच किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो चिपकेगा कैसा। आप लोग देखिएगा, आप लोग जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, है ना जी, ऐसे कलम को ऐसे रगड़ करके बालों से जब सटाते हैं तो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न है, जिसको लोग स्थिर, चाहे बल भी कर सकते हैं, एक तरह का बल होता है, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक ना। स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो चिपक जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया ना कि प्रकृति में हर एक वस्तु